दोस्तों साल 1988 में ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की एक बुक को पब्लिश किया था, जो उस समय काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुई, क्योंकि इस बुक में ऐसी कई बातें लिखी गई थी जो गॉड द्वारा ही यूनिवर्स के क्रिएशन वाली बात को पूरी तरह से नकार देती है। क्योंकि इस बुक में कहा गया था कि यूनिवर्स की क्रिएशन नथिंग यानी कि कुछ नहीं से हुई है, क्योंकि बिग बैंग से पहले नथिंग यानी कि कुछ भी मौजूद नहीं था। नाउ आई नो कि ये काफी क्रेजी साउंड करता है, और जब मैंने भी पहली बार ये सुना था कि नथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस इंटायर यूनिवर्स, तो मैं भी हैरान रह गया था। पर कुछ नहीं से पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन वाली बात कहने वाले केवल स्टीफन हॉकिंग ही नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर फिजिसिस्ट आज भी यही मानते हैं। सर स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यूनिवर्स की क्रिएशन नथिंगनेस में हुए क्वांटम फ्लक्चुएशन का एक रिजल्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पर एक फेमस थियरी भी बेस्ड है जिसे हम इन्फ्लेशन थियरी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। पर दोस्तों असली सवाल तो यही है कि आखिर सर स्टीफन हॉकिंग जैसे महान फिजिसिस्ट भी यूनिवर्स के क्रिएशन को नथिंग से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नथिंग यानी कि कुछ नहीं से सब कुछ कैसे क्रिएट हुआ था, और क्या इस यूनिवर्स को बनाने में किसी हायर एंटिटी का हाथ था जिसे हम गॉड कह सकते हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 में आई इस साई-फाई हॉलीवुड मूवी ने दुनिया भर के साइंस लवर्स के सामने एक इंटरेस्टिंग मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें यह बताया गया कि हमारा यूनिवर्स एक इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिवर्स के बीच मौजूद एक बबल यूनिवर्स है, और इन हर एक यूनिवर्स में हर इंसान का एक आइडेंटिकल ट्विन रहता है, जो दिखने में तो बिल्कुल आप ही की तरह होगा, लेकिन उसका लाइफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स आपसे बिल्कुल अलग होंगी। नाउ आइडिया इतना इंटरेस्टिंग एंड माइंड बॉगलिंग था कि इस मूवी के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस तरह के मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मेरे दोस्त आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आंसर है यस। और आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे समझने के लिए पहले हमें यूनिवर्स के क्रिएशन को समझना होगा। तो दोस्तों आज के समय में बिग बैंग थियरी साइंटिफिक कम्युनिटी में इकलौती ऐसी वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है जो यूनिवर्स के ओरिजिन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और इस पर बिलीव करने का एक कारण यह भी है कि ये थियरी अपने आप को 1931 से लगातार वेरियस टेस्ट्स में साबित करती आ रही है। पर देखो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये थियरी ज्यादा सेंस नहीं बनाती, क्योंकि बिग बैंग थियरी कहती है कि इस पूरे यूनिवर्स का जन्म आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक स्मॉल डेंस हॉट एटम साइज ऑब्जेक्ट के एक्सप्लोजन से हुआ है, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। नाउ सिंगुलैरिटी भले ही एटम साइज जितना छोटा था, बट इसके बावजूद उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद थी, और उसका टेम्परेचर भी क्वाड्रिलियंस डिग्रीज में था। पर फिर भी समहाउ सिंगुलैरिटी में मौजूद एनर्जी और उसके टेम्परेचर में एक बैलेंस बना हुआ था, जिसके कारण बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ तो उसमें फिजिक्स और मैथमेटिकल लॉज काफी एक्यूरेट थे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद वो यूनिवर्स जन्म ही नहीं लेता जिसमें आज हम एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अगर यूनिवर्स को क्रिएट करने वाली सिंगुलैरिटी का टेम्परेचर या फिर एनर्जी अमाउंट थोड़ा भी कम या फिर थोड़ा भी ज्यादा होती, तो उससे कई नई तरह के यूनिवर्सेस की क्रिएशन होती, जहां पर शायद फिजिक्स लॉज डिफरेंट होते। मे बी उस यूनिवर्स में ग्रेविटी ना होती, या फिर ग्रेविटी अट्रैक्टिव होने के बजाय रिपल्सिव नेचर को शो करती। अब दोस्तों ये मल्टीवर्स और यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को विजन करना पॉसिबल हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजीज और हाई ग्राफिक्स की वजह से। अब दरअसल मेरे लिए ये सब कुछ शुरू हुआ था वीडियो गेम से, जिसे मैं खेलते वक्त अलग दुनिया में ही खो जाता था, और अब तो यार ये ग्राफिक्स इतने ज्यादा हाई और रियलिस्टिक हो गए हैं कि लगता है हम भी उस गेम का ही पार्ट है। अब ऐसा ये गेम है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। इस गेम को खेलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में इन मल्टीवर्स का हिस्सा हूँ, जो वास्तव में शायद मौजूद हो सकता है, और मैं इस यूनिवर्स में खुद को भी वर्चुअली कंट्रोल कर सकता हूँ। और दोस्तों मेरी ये जो मल्टीवर्स की इमेजिनेशन है ना, वो इस गेम के ग्राफिक की वजह से ही पॉसिबल हुई है, क्योंकि ये हमें ऐसा विजन दिखाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते।
इस गेम को मैं और मेरी टीम खेलते हैं एज आवर स्ट्रेस बस्टर। ये एक ऐसा गेम है जहां आपको टैंक्स के साथ बैटल करनी है। अब इस गेम में डिफरेंट मोड्स है जैसे टीम बेस्ड बैटल्स, स्मॉल बैटल्स एंड कोऑपरेटिव मिशंस। ये गेम की ग्राफिक्स इतने हाई है कि हर एक एक्सप्लोजन 3D है जो इस गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है। वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ने यूरी गैगरिन के साथ भी कोलैबोरेट किया था और ऐसे ही कई सालों के साथ करते रहते हैं। दोस्तों मुझे मेरी टीम को ये गेम खेलकर बहुत मजा आता है और आप सबको भी हमें ज्वाइन करना चाहिए बैटल में। ये गेम पीसी, मोबाइल एंड कंसोल पर भी खेला जा सकता है। और हाँ, मैं लाया हूँ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से गेम को डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड टैंकमैनिया यूज करते हैं तो आपको मिलेगा अमेजिंग रिवॉर्ड जैसे प्रीमियम टैंक्स, एक्सेलसियर 7 डेज प्रीमियम अकाउंट फॉर फ्री एंड मच मोर। तो वेट किस बात की, आज ही डाउनलोड करो और रजिस्टर करो फॉर फ्री। और अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, अगर टेम्परेचर और एनर्जी अलग होते तो एक अलग ही यूनिवर्स फॉर्म हो जाता। Now there is one more interesting concept about Big Bang, जिसमें ये कहा गया है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी मौजूद नहीं था। ना स्पेस था, ना ही टाइम था और ना ही यूनिवर्स और ना ही वो सिंगुलैरिटी जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। लेकिन अचानक नथिंगनेस से सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में आई और सेकंड के ट्रिलियनवे हिस्से से भी कम में इस सिंगुलैरिटी के ड्रामेटिक एक्सपेंशन से नथिंग से एक इनफाइनाइट दूरियों में फैली यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। अब ये सुनने में इलॉजिकल है बट आज साइंटिफिक वर्ल्ड में इसे थियरी ऑफ नथिंग के रूप में फैक्ट की तरह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, वेयर एवरीथिंग क्रिएटेड बाय नथिंग। नाउ आई एम श्योर कि अब हमारे रेगुलर व्यूअर्स का दिमाग चला होगा और वो कमेंट बॉक्स में लिखने ही जा रहे होंगे कि कौशिक भाई, आपने इससे पहले की कई वीडियोस में आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था, जिसका फेमस फॉर्मूला E = mc² कहता है कि एनर्जी एंड मास दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और इस तरह देखा जाए तो कुछ भी नथिंग से क्रिएट ही नहीं किया जा सकता। मैटर को क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए मैटर चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब मुझे भी बिग बैंग थियरी की इस थियरी से इस शाखा के बारे में पता चला तो मेरे भी मन में यही सवाल सबसे पहले आया था और मैं भी ये जानने के लिए क्यूरियस था कि कैसे नथिंग से कुछ क्रिएट किया जा सकता है। बट क्या आप जानते हैं व्हाट आई फाउंड आउट इन माय रिसर्च? यू विल बी शॉक्ड टू नो पर इट्स ट्रू, यानी समथिंग कैन क्रिएट बाय नथिंग। जी हाँ, और ये भी मैं नहीं कह रहा क्योंकि इसे भी हम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव्ड भी कर चुके हैं। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हम यूनिवर्स में किसी सबसे खाली एम्प्टी स्पेस से सब कुछ निकाल देते हैं। अब मेरा मतलब है लिटरली सब कुछ, जैसे गैस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वेरियस अदर इनविजिबल पार्टिकल लाइक डार्क मैटर। इसके अलावा अब यहाँ से हर तरह की एनर्जी या फिर फोर्स को भी निकाल देते हैं। तो अब हम इस स्पेस के रीजन को एब्सोल्यूट नथिंग कह सकते हैं। सिंपल वे में कहूँ तो अब यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। पर क्या सच में ऐसा है? वेल, जवाब है नहीं, क्योंकि स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंग में भी हमेशा क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती रहती है जो हर समय क्वांटम एनर्जी से न्यू पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स के पेयर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करती रहती है। एंड अगेन आपको याद दिला दूं कि ये सब स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंग में ही हो रहा है, जहां इससे पहले कोई एनर्जी या फिर मास मौजूद ही नहीं था। पर इसके बावजूद क्वांटम फील्ड की फ्लक्चुएशन वहां पर एनर्जी एंड मास क्रिएट कर रहे हैं, वो भी नथिंग से। अब मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ ये बात मुझे सोचने पर हैरान कर देता है। पर नथिंग से समथिंग क्रिएट होने वाली इस बात को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हमें इसका एक अच्छा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। और क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? वेल, जवाब है हाँ, बिल्कुल। साल 1948 में डच फिजिसिस्ट हेनरिक कैसिमिर ने इस कॉन्सेप्ट को एक एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया था। एक्सपेरिमेंट में दो मेटल की कंडक्टिव प्लेट्स का यूज किया गया था, जिन्हें एब्सोल्यूट नथिंग वाली कंडीशन के बीच एक बंद वैक्यूम चेंबर में रखा गया था, जहां इन मेटल प्लेट्स के अलावा किसी भी तरह की एनर्जी या फिर पार्टिकल्स मौजूद नहीं थे। नाउ साइंटिस्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, इसीलिए इन दोनों प्लेट्स के मैस से जनरेट ग्रेविटी के कारण ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पर इन दोनों प्लेट्स के बीच लगने वाला ये अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से कई गुना ज्यादा था। और इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच वैक्यूम की नथिंगनेस में अपने आप पार्टिकल्स क्रिएट और खत्म हो रहे थे।
यह एक्सपेरिमेंट क्वांटम फील्ड एनर्जी का ऐसा पहला डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें ह्यूमंस ने पहली बार सो कॉल्ड नथिंग से एनर्जी एंड मास को क्रिएट होती हुई ऑब्जर्व की थी, जिसके बाद इस इफेक्ट को कैसिमिर इफेक्ट नाम दिया गया और वैक्यूम में रखी इन मेटल प्लेट्स के बीच लगने वाली अननोन अट्रैक्शन फोर्स को कैसिमिर फोर्स कहा गया। यानी कि दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नथिंग कैन क्रिएट समथिंग, जो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। पर क्या नथिंग एक इंटायर यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पिक्चर में आती है इन्फ्लेशन थियरी, जिसे साल 1979 में एलन गुथ नाम के फिजिसिस्ट द्वारा दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस यूनिवर्स को जन्म देने वाली सिंगुलैरिटी टाइम के 0 सेकंड पर नथिंगनेस से एग्जिस्टेंस में आई और 0 से 10⁻⁻36 सेकंड में क्या हुआ ये तो आज भी एक मिस्ट्री है। पर सिंगुलैरिटी के अपीयर होने के 10⁻⁻36 सेकंड के बाद यूनिवर्स में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा गया। यह इन्फ्लेशन प्रोसेस यूनिवर्स में केवल 10⁻⁻36 से लेकर 10⁻⁻32 सेकंड तक चला, यानी कि एक सेकंड के भी ट्रिलियनवे हिस्से तक ही चला। और ये टाइम आपको सुनने में भले ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस सेकंड के फ्रैक्शनवे हिस्से में कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने यूनिवर्स को क्वांटम लेवल से कॉस्मिक लेवल तक पहुंचा दिया, जिसके बाद ये इन्फ्लेशन प्रोसेस अचानक रुक गया। इसके बाद भी यूनिवर्स का एक्सपेंशन चलता रहा, लेकिन उसकी स्पीड पहले से कम होकर हबल एक्सपेंशन स्पीड तक पहुंच गई, जिसे एडविन हबल ने साल 1929 में मेजर किया था। अब इसी कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान न्यू बॉर्न यूनिवर्स में हिग्स फील्ड भी जनरेट हुआ, जिसने क्वांटम फील्ड की एनर्जी को तेजी से मैटर से बदलकर यूनिवर्स में प्लाज्मा का क्रिएशन किया। और जैसे जैसे यूनिवर्स कोल्ड होता गया, प्लाज्मा ने एटम्स का रूप ले लिया, जिसके बाद में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज जैसे कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ। अब इन्फ्लेशन थियरी मल्टीवर्स जैसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को भी मानती है, क्योंकि इन्फ्लेशन थियरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ तक कि इसकी भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो एक मल्टीवर्स के जाल में मौजूद एक छोटा सा बबल यूनिवर्स हो, ठीक कुछ उसी तरह जैसे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में दिखाया गया था। तो मल्टीवर्स के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन थियरी के अपडेटेड वर्जन इंटरनल इन्फ्लेशन थियरी को समझना होगा, जिसे पॉल स्टेनहार्ट नाम के फिजिसिस्ट द्वारा एलन गुथ के इन्फ्लेशन थियरी को और डेवलप करके बनाया गया था। तो आखिर द इंटरनल इन्फ्लेशन थियरी क्या कहती है? वेल, इंटरनल इन्फ्लेशन थियरी की माने तो बिग बैंग के तुरंत बाद बने यंग यूनिवर्स में मौजूद स्केलर फील्ड की एनर्जी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि ये एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स की तरह इन्फ्लेशन के प्रोसेस को तेज करने का काम किया। और जब यूनिवर्स में इन्फ्लेशन शुरू होता है तो स्पेस का ये फैलाव लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होता है और स्पेस के फैलने की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन वाले फैलाव के दौरान लगातार यूनिवर्स में स्केलर फील्ड एनर्जी लूज करते रहते हैं और रैंडम पैचेस में डीके होते जाते हैं, और इस तरह से एनर्जी लॉस होने के कारण स्केलर फील्ड अनस्टेबल होकर लो एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन रेट यानी कि यूनिवर्स के फैलने की स्पीड कम होती जाती है और फाइनली इन्फ्लेशन एंड हो जाता है। पर तब तक एक माइक्रोस्कोपिक बबल यूनिवर्स कॉस्मिक लेवल तक अपना साइज बढ़ा लेता है, जिससे सेकंड के ट्रिलियनवे हिस्से में ही ये क्वांटम लेवल पर मौजूद सिंगुलैरिटी एक कॉस्मिक यूनिवर्स में बदल गई। अब इसके बाद यूनिवर्स में लो वैक्यूम एनर्जी रीजन बचते हैं, जहां दोबारा से इन्फ्लेशन शुरू होता है और एक नए माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स की क्रिएशन होती है, और उसके अंदर भी इन्फ्लेशन के कारण उसका साइज कॉस्मिक लेवल तक पहुंच जाता है। और इस तरह ये इंटरनल इन्फ्लेशन प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है और एक के बाद एक नई नई बबल यूनिवर्सेस क्रिएट होते रहते हैं। यानी कि अगर इंटरनल इन्फ्लेशन थियरी सही है तो एक ही यूनिवर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीवर्सेस क्रिएट हो सकते हैं, जहां वो हर यूनिवर्स होगा जो क्वांटम थियरी अलाउ करता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी यूनिवर्सेस के बीच मौजूद स्पेस भी लाइट स्पीड से लगातार फैल रहा है, इसीलिए ना तो ये बबल यूनिवर्स कभी एक दूसरे से टकराएंगे और ना ही कभी कोई इंफॉर्मेशन या मैटर इन यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल कर सकेगा, क्योंकि इन यूनिवर्स के बीच क्वांटम फ्लक्चुएशन एंड स्केलर फील्ड के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी कि टाइम भी नहीं है।
मतलब इन सिंपल वर्ड्स इंटरनल इन्फ्लेशन थियरी ये सजेस्ट करती है कि केवल एक ही यूनिवर्स के क्रिएशन से ही उसके अंदर होने वाले इंटरनल इन्फ्लेशन के कारण इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, जहां हो सकता है कि एग्जिस्टेंस में आने वाला पहला यूनिवर्स हमारा यूनिवर्स हो या फिर हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स के अंदर होने वाला इंटरनल इन्फ्लेशन से क्रिएट हुआ हो। पर देखो, इंटरनल इन्फ्लेशन थियरी भी इस सवाल का जवाब नहीं देती कि सबसे पहले यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ और उससे पहले क्या क्या मौजूद था। तो क्या फिर दोस्तों इस सवाल का कोई जवाब है भी? वेल, करंटली नोबडी नोज द आंसर। इंटरनेट पर आपको इस बारे में हजारों आर्टिकल और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी साइफाई थियरीज के अलावा इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले क्या मौजूद था, या फिर इंटरनल इन्फ्लेशन की शुरुआत करने वाले पहले यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ था और उससे पहले क्या मौजूद था। अब देखो, अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो ये यूनिवर्स जिस तरह फिजिक्स एंड मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करता है और जिस तरह से नथिंग से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, उसे देखते हुए मैं इस यूनिवर्स को मैट्रिक्स मूवी के एक सिमुलेशन की तरह मानता हूँ, जिसे शायद किसी हाई एंटिटी ने बनाया है, जिन्हें शायद हम भगवान भी कह सकते हैं। वैसे इस बारे में मैं आपके अपने थॉट्स भी जानना चाहूंगा। इस टॉपिक पर बताने के लिए काफी कुछ है, लेकिन वह और कभी किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।